तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2। बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर में अपन जो स्टडी करते हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ हीट? द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट होना, उसी को अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो अब हीट ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड्स होंगे? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, तो मेनली 3 modes are classified. First, conduction, second, convection, and third, radiation. What is the difference between the conduction, convection and radiation? जो कंडक्शन प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में हीट जो फ्लो करती है वो मेनली सॉलिड्स में और मेटल्स और सॉलिड्स में फ्लो करती है। तो मेटल्स और सॉलिड्स में हीट का जो ट्रांसमिशन होता है, जिस मोड से होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन प्रोसेस में कंडक्शन प्रोसेस में बच्चों क्या होता है? हीट किससे फ्लो होती है? फ्रॉम मेटल्स एंड सॉलिड्स। मतलब कंडक्शन प्रोसेस में हमने ये हीट, कोई रॉड है उसको ली है, यहां पर बर्नर लगा दिया है, तो यहां पार्टिकल लेगा, हीट मिलेगी उसको, फिर ये हीट का ट्रांसमिशन करेगा। पर ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा भी जाएगा, ऐसा भी जाएगा। तो मतलब हीट जो फ्लो होती है वो जिगजैग होगी, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है बच्चों? तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो हीट फ्लो करती है ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। कंडक्शन प्रोसेस में होता क्या है? कोई भी पार्टिकल अपना प्लेस नहीं छोड़ता। उसको जब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको हीट मिली, तो वो हीट अपने नेक्स्ट नेबर पार्टिकल्स को दे देगा। खुद तो एब्जॉर्ब करेगा, ये खुद एब्जॉर्ब करेगा, सेल्फ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मान लीजिए आपने हीट दी है 60 जूल्स, तो हो सकता है इसमें से 30 जूल्स वो खुद रख ले या 40 जूल्स खुद रख ले, खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और बाकी जो 20 जूल्स है वो अपने नेबर पार्टिकल्स, सराउंडिंग्स, उनको ट्रांसफर करेगा। फिर वो जो नेक्स्ट पार्टिकल वो भी ऐसा ही करेगा। हो सकता 60-70% हीट एब्जॉर्ब कर ले सेल्फ का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो अपने नेक्स्ट पार्टिकल को। तो इस तरीके से हीट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो करती है। पर बच्चों ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो कंडक्शन प्रोसेस में हीट जो फ्लो होती है वो स्लो प्रोसेस है। यहां पर आपको जो पॉइंट समझना चाहिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बुक की लैंग्वेज में मुझे डिस्कस करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। तो थोड़ा सा सुनिए कंडक्शन प्रोसेस, और साथ साथ जो है मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस भी करते आता हूं। जैसे कंडक्शन प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड एवरी मॉलिक्यूल और एवरी पार्टिकल हैंड्स ओवर एनर्जी to nearest molecule
in the direction of fall of temperature. जिस तरफ टेम्परेचर कम है उसकी तरफ, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ. सेकेंड, मीडियम इज एसेंशियल. इसमें यदि हीट को फ्लो करवाना है तो मीडियम जरूरी है. मैंने आपको बताया ना, मेटल्स में, सॉलिड्स में, इनमें हीट फ्लो करती है, तो यही एक्चुअली में क्या कहलाएगा, मीडियम. तो कंडक्शन प्रोसेस के लिए मीडियम जो होता है वो एसेंशियल होता है. थर्ड, इन दिस मेथड द मीडियम गेट्स हीटेड. ऐसा नहीं है कि केवल हीट बल ट्रांसमिट हो रही है. जो मीडियम है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा. Metals and solids are heated by this method. In this method, the rate of transmission of heat is slow. Rate of transmission of heat जो रहता है वो slow होता है. The path of heat flow may be zigzag. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंडक्शन से रिलेटेड है. अब नेक्स्ट मुझे जो डिस्कस करना चाहिए वो कन्वेक्शन से रिलेटेड है. कन्वेक्शन प्रोसेस में जो हीट फ्लो होती है वो मेनली लिक्विड्स में और गैसेस में जो हीट का ट्रांसमिशन होता है जिस मोड से होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. जैसे मान लीजिए कंटेनर है और आपने यहां बर्नर लगा दिया है और कंटेनर में लिक्विड लिया है, तो ये साइकिल बनेगा. जो इसमें लिक्विड में बॉटम पार्टिकल्स होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट बनाएंगे, अपवर्ड जाएंगे. जैसे वो पार्टिकल हटेगा तो यहाँ का पार्टिकल इस प्लेस को ले लेगा और इस तरीके से हर पार्टिकल यहाँ लोअर पार्ट से हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपवर्ड मूव करेगा और इस तरीके से साइकिल बन जाएगा. और इसीलिए आप देखो घर में भी जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो हमेशा स्लैब के पास, रूफ के पास बने रहते हैं ऊपर, क्योंकि एयर जो होती है वो गर्म होकर कहां जाती है, अपवर्ड. तो कन्वेक्शन प्रोसेस में जो हीट का ट्रांसमिशन होता है लिक्विड्स में और गैसेस में उसको अपन बोलते हैं कन्वेक्शन. तो इसमें भी मुझे लगता है आपको कुछ पॉइंट्स में जो मुझे डिस्कस करना चाहिए. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड पार्टिकल्स टेक्स हीट फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट एंड मूव्स टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन. यहां भी बच्चों मीडियम इज एसेंशियल. मीडियम जरूरी है. जैसे लिक्विड है तो उसको आप मीडियम बोलेंगे, गैस जो है उसको आप मीडियम बोलेंगे. इन दिस मेथड ऑल्सो मीडियम गेट्स हीटेड. इसमें भी मीडियम जो है वो भी गर्म हो जाता है. लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड बाय दिस मेथड. मैंने शुरू में बताया आपको. इन दिस मेथड ऑल्सो द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज स्लो. ये भी बच्चों स्लो प्रोसेस है. The path of heat flow may be zigzag or curve. जो हीट फ्लो है वो zigzag या कर्व डायरेक्शन में होती है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कन्वेक्शन से रिलेटेड. थर्ड मेथड है हीट फ्लो का जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन. रेडिएशन प्रोसेस. इसमें बच्चों जो हीट फ्लो होती है वो वेव्स के थ्रू होती है और जो हीट फ्लो होती है वो एक्चुअली में इंफ्रारेड रेडिएशंस इनके थ्रू फ्लो होती है. इंफ्रारेड एक्चुअली में सन जो है वहां से बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उनमें से 7 होती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. इनमें से सबसे ज्यादा जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो केवल
इंफ्रारेड वेव्स में होता है, या इंफ्रारेड, इन्हीं को रेडिएशंस भी बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट इन्हीं में होता है। तो हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है। इसमें एक ओजोन लेयर है जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत ऊपर पर सबसे टॉप पर आयनोस्फीयर है, वो एक्स रेज जो आती है सन से उनको और यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। बची हुई यूवी रेस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो एटमॉस्फेयर पास करता है वो केवल और केवल विजिबल लाइट को और इंफ्रारेड रेडिएशंस को पास करता है। विजिबल लाइट की प्रेजेंस की वजह से हम लोग देख पाते हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से हमको हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे विंटर टाइम में धूप में आप धूप तापते हैं, तो जो आपको दिखाई देता है वो विजिबल लाइट की वजह से, लेकिन जो हीट महसूस होती है, गर्म लगता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से होता है। मतलब बच्चों, जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो ये सारी की सारी वेव्स की स्पीड सेम होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, और इनको प्रोपगेशंस के लिए, मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको मालूम है सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, वहां से भी आ रही है। ये वैक्यूम से भी पास हो सकती है और मीडियम से भी, और ये मीडियम को टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, ये केवल उसका टेम्परेचर इंक्रीज करती है जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो रोकता है। जैसे सन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, उनको अर्थ और अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो रोकते हैं। तो जो रोकते हैं उनको ये हीट प्रोवाइड करती है। मतलब इसकी वजह से मीडियम गर्म नहीं होता। मीडियम का टेम्परेचर, आप ये मत सोचिएगा कि सर जब सन जो निकलता है उसका गर्माहट महसूस तो होती है, वो कन्वेक्शन प्रोसेस है। एक्चुअली में हुआ क्या, वहां से रेडिएशंस आए, अर्थ ने रोका और हम लोगों ने रोका, तो हम लोगों का टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, हम लोग सोर्स हो गए। अब सोर्स के कांटेक्ट में क्या आ गई, एयर, एयर को हीट मिली, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। तो कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से। तो बच्चों, रेडिएशंस में यही है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉइंट्स आप लोगों को सुनना चाहिए। इन दिस मेथड, हीट फ्रॉम द सोर्स एडवांसेस विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। मैंने समझाया भी आपको, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने आपको समझाया, वैक्यूम से भी मूव कर सकती हैं। इन दिस मेथड मीडियम इज नॉट अफेक्टेड, मैंने आपको समझाया, मीडियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द सब्सटेंस ऑब्स्ट्रक्टिंग द हीट गेट हीटेड इन दिस मेथड, ये भी समझाया, जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। द सब्सटेंस in this method, heat is transmitted with the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second, और ये भी मैंने आपको समझाया। The path of heat flow is a straight line। हाँ बच्चों, इसमें जो रेडिएशंस में जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड एक कंपैरिजन है जो आप लोग को पहले समझना चाहिए। लेकिन बच्चों, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आप किसे कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट? तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए जिनसे हीट इजीली फ्लो कर जाए, उनको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे सारी मेटल्स, तो द सब्सटेंस through which heat flow easily and quickly are called good conductors of heat।
तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए, सारी मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर, लेकिन बच्चों सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा, या सब सारी मेटल्स में सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है सिल्वर। हालांकि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर होती है, या कह लीजिए सारी मेटल्स में सब बेस्ट कंडक्टर होती है। फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट किसे कहेंगे आप? मतलब जिसमें हीट इजीली फ्लो ना करे। The substance through which the flow of heat is either not easily or negligible are called bad conductors of heat. For example, glass, wood, etc. अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन करूं मैं कि जो अपनी ह्यूमन बॉडी है वो हीट के लिए कैसी है? तो डेफिनेटली मुझे मालूम है अक्सर बच्चे जवाब देते हैं सर गुड कंडक्टर ऑफ। तो मैं पूछता हूं उनसे कि आपके पास में 2 हाथ हैं, राइट साइड में यदि मान लीजिए एक बाल्टी में गर्म पानी है, लेफ्ट साइड पर एक बाल्टी में ठंडा पानी है, यदि आप दोनों में हाथ डुबो दें तो क्या हीट जो गर्म पानी है, हॉट वाटर, वहां से होते हुए आपकी बॉडी से होते हुए इसका मतलब ठंडे पानी को गर्म कर देगी? तो बच्चे बोलते नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है इसका मतलब ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि यदि गुड कंडक्टर होती तो ऐसा होता कि यदि आप राइट साइड में हॉट वाटर रखते, लेफ्ट साइड में आप कोल्ड वाटर रखते और दोनों में हाथ डुबो देते, तो जो हीट है वो हॉट वाटर से आपकी बॉडी से होते हुए कहाँ जाती? कोल्ड वाटर में, और उस कोल्ड वाटर का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देती। लेकिन आप सबको मालूम है कि नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी जो है वो हीट की गुड कंडक्टर नहीं है, बल्कि क्या है? बैड कंडक्टर। अब बच्चों यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं इंसुलेटर, तो आप नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए ऐसा सब्सटेंस जिससे हीट फ्लो नहीं होती है। 100% तो कोई भी सब्सटेंस नहीं है, लेकिन एस्बेस्टस, एबोनाइट, एस्बेस्टस शीट आप लोगों ने देखी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के ऊपर शीट लगी रहती है, कुछ घरों पर एस्बेस्टस आता है, वो इंसुलेटर है। या एबोनाइट प्रेस का हैंडल वगैरह आपने देखा होगा, वो एबोनाइट है। तो ये सब क्या है एक्चुअली में? इंसुलेटर। The substances which do not allow the heat to pass through them are called non-conductors or insulators of heat. तो बच्चों ये मुझे सबसे पहले इसमें डिस्कशन करना चाहिए था, कंपैरिजन करना चाहिए था बिटवीन 3 मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और उसके बाद मुझे बताना चाहिए था गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इंसुलेटर्स। तो मैं सोचता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोग को, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल स्टेट एंड स्टडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर। वेरिएबल स्टेट एंड स्टडी स्टेट, इसमें भी कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों वेरिएबल स्टेट और स्टडी स्टेट को समझाने के लिए मैंने एक बोर्ड पर डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक मेटल रॉड है, इसको यहां से मैं हीट दे रहा हूं बर्नर के थ्रू, और यहां पर मैंने डिफरेंट 3 होल्स किए हैं जिनमें मर्क्यूरी फिल कर दिया, मर्क्यूरी है, और इसमें थर्मामीटर्स लगा दिए। अब आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा ये बर्नर जो है हीट दे रहा है, और इस हीट की वजह से ये हीट जो भी मिल रही है पार्टिकल को, यदि क्यू हीट मिल रही है तो ये क्यू हीट 3 पार्ट में इन्वेस्ट होती है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये 3 पार्ट।
Q1 means what? The part of heat which is absorbed by particle to increase its self temperature. यहाँ पर ये Q1 हीट का वो पार्ट है जो पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है सेल्फ का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए. Q2 means the part of heat which is transmitted to the next particle. आगे अब पार्टिकल को ट्रांसफर करने में देता है जो पार्ट है हीट का वो है. और Q3 means the part of heat which is transmitted to the surrounding. बाहर जो एयर वगैरह है उसको देता है. तो इस तरीके से जब हम किसी पार्टिकल को हीट देते हैं तो वो हीट टोटल 3 पार्ट में इन्वेस्ट होती है. फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपने कोई पार्टिकल को 100 कैलोरी हीट दी, तो हो सकता है वो 70 कैलोरी खुद रख ले खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और बची हुई 30 कैलोरी में से 20 कैलोरी हो सकता है आगे वाले पार्टिकल को दे दे, और 10 कैलोरी कहाँ निकाल दे? सराउंडिंग्स में बाहर. फिर वो जो आगे वाला पार्टिकल है जिसको 20 कैलोरी हीट मिली वो भी ऐसा ही करेगा. हो सकता है वो 12 कैलोरी जो है खुद के पास रख ले टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और बची हुई 8 कैलोरी में से 5 कैलोरी आगे वाले पार्टिकल को दे दे, और 3 कैलोरी सराउंडिंग में निकाल दे. फिर वो आगे वाला जो पार्टिकल है वो 5 कैलोरी हीट में से भी ऐसा कर सकता है कि हो सकता है 3 कैलोरी वो खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रख ले, 1 कैलोरी आगे वाले पार्टिकल को दे दे, और 1 कैलोरी सराउंडिंग में निकाल दे. तो कुल मिलाकर ऐसे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आगे ट्रांसमिट तो हो रही है, और साथ ही साथ हर पार्टिकल का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. तो इस तरीके से जब हम हीट देते हैं किसी पार्टिकल को तो वो टोटल हीट 3 पार्ट में इन्वेस्ट होती है. अब इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर थर्मामीटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इस तरीके से हर पार्ट में, यहाँ पर हर सेक्शन में, यहाँ हर जगह पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम इसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट. वेरिएबल स्टेट में क्या चीज हो रही है? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ हीट का ट्रांसमिशन भी हो रहा है. मतलब वेरिएबल स्टेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगी और थर्मल कैपेसिटी पर भी डिपेंड करेगी. ये थर्मल कैपेसिटी क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है भाई. थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला ही बताया, m into s, amount of heat required by substance to increase its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस. यदि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. तो चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल स्टेट किस पर डिपेंड करती है? दोनों पर, हीट कैपेसिटी पर भी और थर्मल कंडक्टिविटी पर. यदि किसी रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी हाई है इसका मतलब हीट इजीली फ्लो करेगी. तो बच्चों ये है वेरिएबल स्टेट. और जब हम ऐसा करते हैं कंटिन्यूस हीट देते आते तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें इन थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होते होते एक जगह जाकर कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है. यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर सब जाकर कांस्टेंट हो जाता है, इंक्रीज होना बंद हो जाता है. हालांकि फिर भी इन थर्मोमीटर से टेम्परेचर डिफरेंस होता है. जैसे मान लीजिए यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ का हो सकता है 99.9, यहाँ का 99.8. बहुत मामूली से डिफरेंस रहेगा पर रहेगा. क्यों रहेगा?
क्योंकि अब जब आती है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे जितनी हीट अब पार्टिकल को मिलती है उसमें ये वाला पार्ट नहीं रहता है। जो मैंने बोला था ना Q1 पार्ट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय पार्टिकल टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, वो सेल्फ का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट एब्सॉर्ब नहीं करता। जितनी हीट देते हो उसमें से मान लीजिए 100 कैलोरी दी, तो 100 कैलोरी में से हो सकता है वो 70 कैलोरी आगे वाले पार्टिकल को दे दे और 30 कैलोरी सराउंडिंग में निकाल दे, खुद के पास बिल्कुल नहीं रखता। फिर आगे वाला पार्टिकल भी यही करता है, 70 कैलोरी में से हो सकता है 50 कैलोरी आगे वाले पार्टिकल को दे दे और 20 कैलोरी सराउंडिंग में निकाल ले। तो कुल मिलाकर हीट तो जा रही है ना आगे। हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन तो हो रहा है। और यदि हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है मतलब स्टेडी स्टेट किस पर डिपेंड करती है, थर्मल कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब थर्मल कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी स्टेट को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। हालांकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। मतलब यहाँ का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यहाँ का थोड़ा और कम होना चाहिए, यहाँ का कम, तभी तो हीट फ्लो करेगी। तो बच्चों ऐसा होता है स्टडी स्टेट में। और मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं वेरिएबल स्टेट के पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वन एंड ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड is heated, the temperature of each part rises slowly. This state is called variable state. Second point, in this state, every part of the rod absorbs heat. मैंने समझाया था आपको। Third, in this state, the rate of flow of heat in the rod depends on thermal conductivity and thermal capacity of the rod. अब स्टेडी स्टेट के पॉइंट सुन लीजिए जो मैंने आपको समझाया था। When one end of a good conducting rod is heated, then the temperature of each part of the rod increases slowly, and a stage comes when the rise of temperature stops, though the temperature of different part is different. This state is called steady state. In this state, heat is not absorbed by any part of the rod. Third, in this state, the rate of flow of heat in the rod depends on the thermal conductivity of the material of the rod and not on its thermal capacity. Thermal capacity पर डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों एक सिंपल सा कंपैरिजन मुझे समझाना चाहिए था आपको वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट के बीच का, जो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल मुझे डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लो ऑफ हीट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हीट फ्लो को, हीट ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लो ऑफ हीट। तो फर्स्ट एक्चुअली में बच्चों जो आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो करते करते आपको फॉर्मूला याद होगा, Q is equal to K into A into theta 1 minus theta 2 into T upon L, ऐसे एक फॉर्मूला आता है। यही फॉर्मूला जो है इसके जितने फैक्टर्स है वो फ्लो ऑफ हीट को अफेक्ट कर रहे हैं।
यहां पर आपको एक और बात समझनी चाहिए, व्हाट इज क्यू, फ्लो ऑफ हीट। जबकि आपने जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 1 किया था उसमें क्यू का फॉर्मूला था m इंटू एस इंटू टेन थीटा। यहां पर ये क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, और यहाँ क्यू क्या है, फ्लो ऑफ हीट। दोनों में फर्क है। जैसे मान लीजिए वाटर टैंक है और उसमें मान लीजिए 1000 लीटर वाटर स्टोर है, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर है। लेकिन मान लीजिए पाइप से वाटर निकल रहा है 10 लीटर पर सेकेंड, तो वो फ्लो ऑफ वाटर है। ऐसे ही ये क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, और ये क्यू क्या है, फ्लो ऑफ हीट। तो फ्लो ऑफ हीट, it is directly proportional to cross sectional area of a rod or conductor. तो फर्स्ट Q is directly proportional to A। कभी भी आप जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोलते हैं तो बाकी बची हुई सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब आपने यहां पर ये दो रॉड ली है, कैसी, सेम लेंथ की, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है, सेम। मान लीजिए ये एंड 0 पर है और ये 70 पर, ये भी 0 पर, ये भी 70। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है, सेम। दोनों की लेंथ कैसी है, सेम। तो सेम टाइम में अपन बात करें कौन ज्यादा हीट को फ्लो करवाएगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। तो Q it is directly proportional to cross section area of the rod. Second, Q it is directly proportional to temperature difference. भाई ये मान लीजिए आपने Q का रिलेशन आप बता रहे टेम्परेचर से, तो मैंने आपको बोला ना यदि इससे रिलेशन बताना है तो बाकी सब क्वांटिटीज कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये में K जो है ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये जो भी मटेरियल है, मेटल है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए दो मेटल सेम हैं तो उनके लिए केस सेम रहेगा। मतलब आपने दो कॉपर रॉड ली है, कैसी ली है, सेम कॉपर रॉड, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की और सेम लेंथ की। लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, बस फर्क है कि इसका टेम्परेचर 0 से या 90 है और ये 0 से 70। अब आपसे पूछा जाए बताइए इसमें फ्लो ऑफ हीट हाई रहेगा, तो आप नो डाउट इसको बोलेंगे फ्लो ऑफ हीट जो है वो हाई रहेगा। Q it is directly proportional to temperature difference, and third Q is directly proportional to time। भाई एक ही रॉड आपने ली है, 5 मिनट में कितनी हीट फ्लो करेगी, कम करेगी। 15 मिनट में कितनी हीट फ्लो करेगा, ज्यादा करेगा। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। तो Q is directly proportional to T, and fourth Q it is inversely proportional to L। flow of heat it is inversely proportional to length of a rod। the short length रहेगी ज्यादा हीट फ्लो करेगी, ज्यादा लेंथ रहेगी कम हीट फ्लो करेगी। पर बच्चों यदि ये सारे पॉइंट्स को हम कंबाइन कर दें, Q is directly proportional to A tan theta into T upon L। यदि इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये किस पर डिपेंड करता है, तो कंडक्टर के नेचर पर। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए K की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। जिसके लिए K की वैल्यू हाई रहेगी उससे फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा रहेगा। तो डेफिनेटली सिल्वर के लिए K की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंडक्टर है। जो कम कंडक्टर है उसके लिए K की वैल्यू कम रहेगी। इस K को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ
थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला होता है जो आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। अब यदि मैं K को डिफाइन करना चाहूं, इस K को यदि डिफाइन करना चाहूं तो मुझे K को छोड़कर बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो K इज इक्वल टू Q इंटू L अपॉन A इंटू डेल थीटा इंटू ऑफ T। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, L यहां जाएगा Q इंटू L और A डेल थीटा इंटू T डिनोमिनेटर में। अब इसमें जो मुझे दिख रहा है मेन क्वांटिटी हीट है, तो हीट को छोड़कर बाकी सारी क्वांटिटीज को 1 कर दीजिए, तो K किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। जैसे if L is equal to 1, A is equal to 1, del theta is equal to 1, T is equal to 1, then A is equal to of Q। तो आप डिफाइन कर सकते हैं क्या होगा ये K। यदि आप एक रॉड ले रहे हैं, कौन सी रॉड, जिसकी लेंथ यूनिट है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट है, और उस रॉड के एंड्स पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वो भी यूनिट है, तो फिर पर सेकंड जितनी हीट फ्लो करेगी उस हीट की क्वांटिटी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो बच्चों जो मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पर आप बहुत इजीली कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। इफ द लेंथ ऑफ a rod is unit and its cross sectional area is unit, and if the temperature difference between its ends is unit, then the rate of flow of heat or the flow of heat per second is called coefficient of thermal conductivity. It is denoted by K। तो इसलिए आपको कोई डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मन से डेफिनेशन लिख सकते हैं। If the length of a rod is unit, cross sectional area is unit, and if the temperature difference between its ends is 1 degree Celsius, then the flow of heat per second is called coefficient of thermal conductivity. It is denoted by K। अब जब बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है तो बहुत इजीली आप इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो बच्चों जब ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, या फिर आप मेन फॉर्मूले को याद रखें, Q is equal to K into A into theta 1 minus theta 2, इसको डेल थीटा into T upon L। अब इसको मैंने आपको समझाया K is equal to Q into L upon A into डेल थीटा into T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हालांकि आपने शुरू में डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ा था तब भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया था। अब फिर से आप कर सकते हैं, यदि मैं आपसे बोलूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K, तो आप क्या बोलोगे, K इज इक्वल टू व्हाट इज Q, हीट। व्हाट इज हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये जाएगा m into L square into T माइनस और into L अपॉन A एरिया L स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस को अपन थीटा या K से भी डिनोट कर सकते हैं, पर यहाँ पर चूंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को अपन K से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए बेटर है कि टेम्परेचर को अपन थीटा से डिनोट करें। और ये T टाइम into T, तो L स्क्वायर कैंसिल, K is equal to M into L into T minus 2 minus T minus 3 थीटा माइनस 1। ये बच्चों हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला है तो मैं आपसे यूनिट बोल सकता हूं, यूनिट। तो इन सीजीएस सिस्टम,
तो सीजीएस सिस्टम में बच्चों हीट को अपन एक्चुअली में कैलोरी में मेजर करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट है, तो इसको कैलोरी फॉर्मूले के बेसिस पर कैलोरी इनटू सेंटीमीटर अपॉन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं इनटू सेकंड, एक सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या यूनिट जाएगी देखो, कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। यदि मैं यही आपसे बोलूं एसआई सिस्टम में, तो कैलोरी की जगह आप बोलोगे जूल्स, सेकंड की जगह सेकंड, सेंटीमीटर की जगह मीटर, डिग्री सेल्सियस में यूज करते केल्विन में लेते हैं, तो आप जूल्स पर सेकंड आप लोग को मालूम है वॉट होता है, तो वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी आप ले सकते हैं। तो एसआई सिस्टम में जब आप यूनिट बोलते हैं बच्चों, तो ये यूनिट होगी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। मुझे लगता है कि मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट बच्चों जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से, तो वो डिस्कस करना चाहिए आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस क्या होगा भाई? ऐसा सरफेस जिसके हर पार्टिकल का टेम्परेचर कैसा हो, सेम हो। जैसे ये देखो रॉड, मान लीजिए कोई मेटल रॉड है, या आप एक काम करो, रॉड की जगह पर ब्रेड जो है मार्केट में अवेलेबल होती है, ब्रेड पीसेस में रहती, स्लाइड्स रहती है उसकी, वो ब्रेड को इमेजिन करो। तो आपको मालूम है एक स्लाइड ये हो गई, फिर एक ये हो गई, है ना, फिर एक ये हो गई, इस तरीके से रहती है। मैंने थोड़ा दूर दूर बताया, आपको मालूम है कंटिन्यूअस स्लाइड्स रहती है, वो पैक आती है। तो ऐसे ही यदि आप किसी मेटल में बात करें और यदि आप हीट देते हैं तो ये हीट ऐसे फ्लो कर रही है। अब मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये जो है आइसोथर्मल सरफेस, ये भी आइसोथर्मल सरफेस, ये भी आइसोथर्मल सरफेस। इस सरफेस पर जितने पार्टिकल्स होंगे उन सब का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी आइसोथर्मल सरफेस है, इस पर जितने पार्टिकल्स होंगे सबका टेम्परेचर कितना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो आइसोथर्मल सरफेस होते हैं, क्योंकि हीट तो ऐसी फ्लो करेगी ना, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरह, तो ये जो आइसोथर्मल सरफेस होते हैं ये हमेशा हीट फ्लो होने के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे सरफेस होते हैं जिनके हर पार्टिकल का टेम्परेचर सेम होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज आइसोथर्मल सरफेस, तो आप क्या बोलेंगे? एनी सरफेस normal to the direction of flow of heat in a rod having its all points at same temperature is called isothermal surface. अब बच्चों यदि मैं बोलता हूं आपसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, नेक्स्ट मुझे जो डेफिनेशन आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यदि हम बात करें, ये एक आइसोथर्मल सरफेस है, ये एक आइसोथर्मल सरफेस है, ये इसका टेम्परेचर θ1 100 ना बोलकर θ1 और इसका 80 ना बोलकर θ2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो dx। तो dx डिस्टेंस पर जो आइसोथर्मल सरफेसेस है उनके बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, θ2 - θ1।
थीटा 2 माइनस थीटा 1, डेफिनेटली थीटा 2 कम रहेगा, 80 माइनस 100 माइनस 20 आएगा, मतलब ये नेगेटिव रहेगा, जिसको मैं माइनस डी थीटा से डिनोट कर सकता हूं। डी थीटा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस और माइनस मतलब नेगेटिव। तो यूनिट डिस्टेंस पर, dx डिस्टेंस पर ये थी ना आइसोथर्मल सरफेस, यदि ये यूनिट डिस्टेंस पर है 1 यूनिट, तो इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, माइनस डी थीटा अपॉन dx। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? टेम्परेचर डिफरेंस per unit, temperature difference between two isothermal surfaces per unit distance along the direction of flow of heat is called temperature gradient। तो बच्चों ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो वेक्टर टेम्परेचर ग्रेडियंट को किससे डिनोट करते हैं, डी थीटा बाय डी एक्स। माइनस का मतलब ये है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीट के अपोजिट होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा हीट फ्लो होने के अपोजिट होता है। तो ये हो गया बच्चों आप लोग के लिए जो मैंने आपको बताया टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि यूनिट क्या होगी, तो आपने बोला डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो डेल थीटा को आप किससे डिनोट करेंगे, मेजर करेंगे सीजीएस में, डिग्री सेल्सियस में, और डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, तो क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। वही यदि मैं बोलूंगा एसआई सिस्टम में तो आप बोलोगे केल्विन पर मीटर। केल्विन पर मीटर। नेक्स्ट बच्चों जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए वो है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए वो है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस तो thermal resistance means the ratio of temperature difference between the ends of the rod and the rate of flow of heat, and the rate of flow of heat through it is called thermal resistance. It is denoted by R। जैसे बच्चों ये रॉड है, अब यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1, यहाँ का थीटा 2, और यहाँ से पर सेकंड जो हीट फ्लो कर रही है वो Q बाय T। भाई T टाइम में Q हीट फ्लो करेगी तो 1 सेकंड में Q बाय T। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन Q बाय T, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। The ratio of temperature difference between the ends of a rod to the rate of flow of heat through the rod is called thermal resistance। तो बच्चों ये एक टॉपिक था जो मुझे आपको बताना चाहिए था, थर्मल रेजिस्टेंस। अब मैं यही चीज आपसे पूछ सकता हूं, थर्मल रेजिस्टिविटी। ये थर्मल रेजिस्टिविटी जैसे थर्मल रेजिस्टेंस होता है वैसे थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी, इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं 1 बाय p। रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is called
थर्मल रेजिस्टिविटी। जिसकी कंडक्टिविटी हाई रहेगी उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी कम रहेगी। सिल्वर, सिल्वर के लिए अपन को मालूम है सिल्वर की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, तो इसका मतलब उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी लो है, उसमें हीट इजीली फ्लो करेगी। लेकिन जिसके लिए कंडक्टिविटी कम है उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी हाई रहेगी, मतलब उसमें से कम हीट फ्लो करेगी। तो बच्चों ये आपको याद रखना चाहिए, थर्मल रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मुझे जो डिस्कस करना है आपसे वो है इंजन हॉस एक्सपेरिमेंट। इंजन एक्चुअली में साइंटिस्ट का नेम है और एक्चुअली में इसकी हेल्प से, इंजन हॉस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब हम ये पता कर सकते हैं कौन सी रॉड जो है वो ज्यादा कंडक्टर है और कौन सी रॉड जो है वो कम कंडक्टर है, या उनकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है, एक बॉक्स लिया है, वुडन बॉक्स है, और उसमें जैसे फ्रंट फ्लोर है उस फ्रंट फ्लोर पर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के होल किए हुए। इन होल्स में इस तरीके से डिफरेंट रॉड्स जिनकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमको कंपेयर करना है, उन रॉड्स को सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की और सेम लेंथ की रॉड्स को इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है ना, सिल्वर है, ऐसी इनके बीच में आपको कंपेयर करना है थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसे डिफरेंट रॉड लेते हैं लेकिन सबके क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखते हैं। लेकिन इन रॉड को इंसर्ट करने से पहले इन पर जो वैक्स है वो कोटेड कर देते हैं। अब वैक्स कैसे कोटेड करोगे, तो सिंपल सा, यदि आप एक छोटा सा कोई कंटेनर ले लीजिए, उसमें वैक्स को मेल्ट कर दीजिए, है ना, बर्नर पर आपने कंटेनर को रख दिया और वैक्स को उसमें डाल दिया, सॉल्वर की हीट की वजह से पूरा मेल्ट हो जाएगा वो, और फिर उसमें आपने रॉड्स को डाल दिया, और फिर रॉड्स को जब बाहर निकाला तो जब रॉड्स का टेम्परेचर कम होगा या वैक्स का टेम्परेचर कम होगा तो नो डाउट पूरी रॉड पर वैक्स कोटेड हो जाएगा, और फिर उन रॉड्स को इन होल्स में इंसर्ट कर दिया। फिर यहां से जो है हमने हॉट वाटर जो था वो इसमें डाला, गर्म पानी। तो इन रॉड्स के सबके एक 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 एंड किसके कांटेक्ट में आ गए, हॉट वाटर के कांटेक्ट में आ गए, और दूसरे एंड कैसे हैं, ओपन है, एयर में है। तो स्वाभाविक सारी रॉड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कैसा हो गया, सेम हो गया। सबके क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैसे हैं, सेम। सारी रॉड में से हीट फ्लो करेगी, सारी रॉड में से हीट फ्लो करेगी, और जब हीट फ्लो करेगी तो वैक्स मेल्ट होगा। किसमें वैक्स सबसे ज्यादा मेल्ट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा हीट फ्लो करेगी, जो सबसे ज्यादा कंडक्टर है। तो बच्चों मैंने आपको कंडक्शन में समझाया है, यदि हम बोलते हैं बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, तो Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू डेल थीटा इंटू T अपॉन L। अब यहां पर यदि हम T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q बाय T आ गया। अब सब सारी रॉड के क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस हमने कैसे किए हैं, सेम मेंटेन किए हैं। इसका मतलब बाय कंडक्शन, चूंकि A और डेल थीटा सेम है, मतलब Q by T is directly proportional to Q by T is directly proportional to K upon L. What is L? Length of molten wax. क्योंकि हीट कहां तक फ्लो करी है, जहां तक वैक्स मेल्ट किया हुआ है। तो व्हाट इज L? लेंथ ऑफ molten wax. ये मैंने बोला बाय कंडक्शन। लेकिन बाय कन्वेक्शन यदि बात करूं मैं, बाय कन्वेक्शन, तो आपको क्लियर है कि जिस रॉड में ज्यादा है, ये मान लीजिए इतना वैक्स मेल्ट हो गया और बाकी वैक्स छपा हुआ है यहाँ पर, तो ये हीट निकालेगा ना सराउंडिंग एयर में। कौन सी रॉड ज्यादा हीट निकालेगी
ट्रांसमिट करी सराउंडिंग में, एयर में, जिसमें ज्यादा वैक्स मेल्ट हो गया, जिसके लिए एल की वैल्यू ज्यादा है। तो बाय कन्वेक्शन प्रोसेस की बात करोगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कौन सी लेंथ? लेंथ ऑफ मॉल्टन वैक्स। तो इस तरीके से बच्चों यदि हम कंडक्शन की बात बाय कंडक्शन प्रोसेस में बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K by L। लेकिन बाय कन्वेक्शन मेथड बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मॉल्टन वैक्स। अब यदि इन दोनों इक्वेशन से देखें तो अपन बोल सकते हैं बाय 1 and 2, तो K by L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड 2/t है, या K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो जब ये रिलेशन आ गया तो K1 is to K2 is to K3 and so on is equal to L1 square is to L2 square and L3 square। फॉर्मूला मिल गया। केवल L1 L2 L3 की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है तो इन रॉड्स की क्या कंपेयर हो जाएगी? कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज L1 L2 L3? लेंथ ऑफ मॉल्टन वैक्स। आपको ये आपने गर्म पानी डाला 3 मिनट के लिए, सारी रॉड को इसमें इंसर्ट करके रखा, 3 मिनट बाद आपने निकाला, तो इसका मतलब सब में फिर उसके बाद जिसमें ज्यादा हीट फ्लो करी होगी उसमें ज्यादा वैक्स मेल्ट हो गया। मान लीजिए सारी रॉड में 10 सेंटीमीटर का वैक्स कोटेड था, एक में वैक्स कितना बचा छपा हुआ दिख रहा 3 सेंटीमीटर, मतलब 7 मेल्ट हो गया। तो L1 की वैल्यू कितनी हुई? 7। ऐसे आप देख लीजिएगा। तो यदि हम L1 L2 L3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेफिनेटली इन रॉड्स की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कंपेयर हो जाएगी। तो ये है बच्चों इंजन हॉर्स एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों मुझे आपको समझाना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? According to Newton's law of cooling, the rate of cooling of a body, it is directly proportional to the temperature difference between the body and surrounding। यदि मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका इनिशियल टेम्परेचर θ1 है, सराउंडिंग टेम्परेचर θ है जो कि कम है, ये बॉडी जो ज्यादा गर्म है और ये ठंडी है, स्वाभाविक है इस बॉडी से हीट निकलेगी, सराउंडिंग में जाएगी। कुछ देर बाद मान लीजिए टी टाइम में इसका टेम्परेचर θ1 से कितना हो गया? θ2 हो गया। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि रेट ऑफ कूलिंग क्या है? रेट ऑफ कूलिंग, तो नो डाउट आप बोलेंगे θ1 माइनस θ2 अपॉन टी। रेट ऑफ कूलिंग आप क्या बोलेंगे? θ1 माइनस θ2 अपॉन टी टाइम में इस बॉडी का टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ? θ1 माइनस θ2। मान लीजिए पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर थी और बाद में टी टाइम आपका 70 हो गया, तो कूलिंग कितना हुआ? 100 माइनस 70, 30 डिग्री। कितने टाइम में? टी टाइम में। 1 सेकंड में कितना कूलिंग हुआ? θ1 माइनस θ2 अपॉन टी। 1 सेकंड में जो कूलिंग है उसको हम बोलेंगे रेट, इसलिए मैंने लिखा रेट ऑफ कूलिंग θ1 माइनस θ2 अपॉन टी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी, rate of cooling of a body is directly proportional to temperature difference between body and surrounding। इस बॉडी का टेम्परेचर कितना बोलोगे आप? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू एवरेज टेम्परेचर, यही लोगे बॉडी का, माइनस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा मैंने? रेट ऑफ कूलिंग, और राइट हैंड साइड पे ये क्या लिखा मैंने?
एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये क्या लिखा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, उतनी रेट ऑफ कूलिंग हाई रहेगी। जैसे ठंड के दिनों में होता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, रेट ऑफ कूलिंग हाई रहती है, क्योंकि चाय और सराउंडिंग इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, रेट ऑफ कूलिंग भी हाई रहती है, इसलिए वो तेजी के साथ ठंडी होती है। गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता, चाय और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कैसा रहता है, कम, रेट ऑफ कूलिंग भी कैसी रहेगी, कम, चाय देर से कूल होगी। या बहुत गर्म पानी है, ठंड के दिनों में बहुत तेजी के साथ कुनकुना हो जाएगा, लेकिन कुनकुना पानी जो है वो काफी देर तक कुनकुना बना रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, रेट ऑफ कूलिंग उतनी हाई रहेगी, और जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। तो बच्चों यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहां पर व्हाट इज θ1, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, व्हाट इज θ2, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम t, and what is theta, temperature of surrounding. So according to Newton's law of cooling, the rate of cooling of a body is directly proportional to temperature difference between the body and surrounding. नेक्स्ट बच्चों मुझे आपको बताना चाहिए एब्जॉर्बिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर एंड रिफ्लेक्टिंग पावर। देखो बच्चों, यदि यहां पर ये मेटल रॉड है और मान लीजिए इस पर आप इस तरीके से टोटल क्यू रेडिएशंस इंसिडेंट करते हैं, रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, रेडिएशंस इंसिडेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको समझाया था ये मेटल रॉड क्या करेगी, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेगी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, कुछ आगे ट्रांसमिट कर देगी और कुछ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो जो टोटल रेडिएशंस आपने इंसिडेंट किए हैं उनमें से कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ ट्रांसमिट कर दिए और कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट कर दिए। ऐसा होगा यदि मैं दोनों साइड को Q से डिवाइड कर दूं। व्हाट इज Q, टोटल रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन द बॉडी, और इसको या तो Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q। मैंने क्या किया, दोनों साइड को Q से डिवाइड कर दिया, या ये इस Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये जो QA अपॉन Q लिखा है इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग पावर, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर। मतलब एब्जॉर्बिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर, इन तीनों का जो समेशन होता है वो इक्वल टू 1 या 100% होता है। यहां पर इस क्वांटिटी को हम लोग बोल रहे हैं एब्जॉर्बिंग पावर, इस क्वांटिटी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसमिटिंग पावर, और इस क्वांटिटी को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग पावर। मतलब मेरी मैं आपसे बोलूं व्हाट इज एब्जॉर्बिंग पावर, ए आप बोलेंगे QA अपॉन Q। यदि मैं आपसे बोलता हूं ट्रांसमिटिंग पावर तो आप बोलेंगे QT अपॉन Q, और यदि मैं आपसे बोलता हूं रिफ्लेक्टिंग पावर तो आप बोलेंगे QR अपॉन Q। तो बस बच्चों यही तो डेफिनेशन बन जाएगी। यदि मैं आपसे बोलूंगा व्हाट इज एब्जॉर्बिंग पावर तो आप बोलेंगे the ratio of radiations absorbed by body to the total radiations incident on the body is called absorbing power. What is transmitting power?
the ratio of radiations transmitted by the body to the total radiations incident on the body is called transmitting power. It is denoted by T. What is the reflecting power? तो आप बोलेंगे the ratio of radiations reflected by body to the total radiations incident on the body is called the reflecting power. और इन तीनों का जो समेशन होता है बच्चों वो होता है 1. अब मान लीजिए सपोज कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई बॉडी है उसके लिए टी की वैल्यू 0 है. इफ मान लीजिए ट्रांसमिटिंग पावर उसका 0 नहीं, ट्रांसमिट नहीं कर रही है, आपने रेडिएशंस डाले केवल एब्जॉर्ब कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही बस, तो इसका मतलब आप बोलेंगे Q इज इक्वल टू QA प्लस QR, ऐसा बोलेंगे. या आप किसी चीज को ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू A प्लस R, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये इक्वेशन बताया है, इक्वेशन नंबर 1. तो बाय 1 आप क्या बोलेंगे 1 इज इक्वल टू A प्लस R, क्योंकि T की वैल्यू 0 बता रहा हूं, बॉडी रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं कर रही है, केवल एब्जॉर्ब कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है. अब A प्लस R इज इक्वल टू 1 बोल रहा हूं मैं, मतलब आप समझो बात को, मुझे बोलना है यहाँ 10, ये 2 और यहाँ 8. यदि मुझे ये 10 कांस्टेंट रखना है और मैंने यहाँ लिखा 2, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा 8. पर मान लीजिए सपोज मैं 2 की जगह 7 लिख दूं तो यही 10 बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3, तब जाकर 10 आएगा. मतलब इस 10 को कांस्टेंट रखने के लिए जब यहाँ 2 था तो यहाँ 8, जब यहाँ 7 था तो यहाँ 3. जब ये वैल्यू कम है तो इस वैल्यू को ज्यादा होना पड़ा, और जब ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो गई. इसका मतलब इस 1 को यदि आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है तो यदि A की वैल्यू ज्यादा होगी तो R की वैल्यू कम होगी. मतलब गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जॉर्बर आर गुड रिफ्लेक्टर, और गुड रिफ्लेक्टर आर बैड एब्जॉर्बर. आपके पास बॉल है, सिल्वर पॉलिश करके रखी है आपने, और आप उसके ऊपर रेडिएशंस क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, बहुत सारे रेडिएशंस डाल रहे हैं. वो सिल्वर पॉलिश की वजह से सारे रेडिएशंस क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा. गुड रिफ्लेक्टर आर बैड एब्जॉर्बर. लेकिन उसी की जगह पर यदि कोई बॉल है, ब्लैक कोटेड है, और उस पर आप रेडिएशंस डाल रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी, सारे रेडिएशंस क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी. मतलब गुड एब्जॉर्बर बैड रिफ्लेक्टर. ध्यान रखो बच्चों, बहुत जरूरी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. साइंस के स्टूडेंट हो आप, समझो बात को. विंटर टाइम पर, ठंड के दिनों में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, वो डार्क कलर की रहती हैं. जो डार्क कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, बैड रिफ्लेक्टर. सारे रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. लेकिन वही गर्मी के दिनों में हम लोग व्हाइट शर्ट पहनते हैं, क्योंकि व्हाइट जो है वो अच्छा रिफ्लेक्टर है, मतलब बैड एब्जॉर्बर. जितने रेडिएशंस आएंगे उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी. इसलिए गर्मी के दिनों में लोग बाग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर को यूज करते हैं, जबकि वही विंटर में डार्क कलर को यूज करते हैं. तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गुड एब्जॉर्बर और बैड रिफ्लेक्टर.
bad absorber or good reflector. तो मुझे लगता है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको समझाया ये। यहाँ पर जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको यहाँ एब्जॉर्बिंग पावर लिखना चाहिए, फिर ट्रांसमिटिंग पावर, फिर रिफ्लेक्टिंग पावर। जब ये तीनों हो जाए, जब ये तीनों आप नोट कर लो, उसके बाद आप ऐसा करिएगा, ये करिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद ये करिए, और फिर आप वो सेंटेंस लिख लीजिए जो मैंने आपको समझाया, गुड एब्जॉर्बर और बैड रिफ्लेक्टर। तो मुझे थोड़ा सीक्वेंस देना था इसलिए मैंने ऐसा किया, पर एक्चुअली में पहले एब्जॉर्बिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, और उसके बाद ये स्टेप ये, तो ऐसा आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके वीडियो के साइड हट गया था ताकि आपको बोर्ड पूरा दिखाई दे, आप नोट्स बना सकते हैं।